हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रेप अल्फा। आज हम क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में बेसिकली पदार्थ और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ये नोट्स हैं जिन्हें आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इससे कभी भी पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। पदार्थ ऐसा कुछ जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। तो आप जो भी अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, अभी आपके सामने फोन है, किताब है, पेन है, हर एक चीज ये पदार्थ ही होती है। और ये सब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बुक्स में लिखे हैं। तो किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। कोई भी आप अपने हिसाब से उदाहरण लिख सकते, सब पदार्थ में ही आते हैं। अब ये जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, ये तो हमें पता चल गया। तो ये जो कण है ये उनके कुछ गुणधर्म भी हैं। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं कि उनके कौन कौन से गुणधर्म है। तो कणों के गुणधर्म, सबसे पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो ये रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस, ये इसमें भी अलग अलग प्रकार का होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो यही है कि सबसे कम ठोस में होता है खाली जगह। इसके कण पास पास होते हैं तो इनकी जो बीच में खाली जगह होती है वो सबसे कम होती है। ठोस से थोड़ी सी ज्यादा खाली जगह द्रव में होती है, थोड़ा दूर दूर होते हैं इसके कण आपस में। और सबसे ज्यादा खाली जगह गैस में होती है, क्योंकि गैस के जो कण हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं आपस में, उनकी बहुत खाली जगह होती है। अब इसका दूसरा अब इसका दूसरा गुणधर्म है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि चलते फिरते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका लिखा है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जो ये कणों की गति है ये भी ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग होती है। तो सबसे कम ठोस में होती है और द्रवों में मध्यम होती है। इसका मतलब है ठोस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा गति होती है, लेकिन गैसों के मुकाबले थोड़ा कम होती है, इसलिए लिखा है कि द्रवों में मध्यम होती है। और सबसे अधिक गैसों में होती है। जो गति है इसके, गैसों के कण दूर दूर होते हैं, इनके खाली जगह बीच में बहुत ज्यादा होती है और इनकी गति भी बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक गैसों में होती है। अब इसका अगला गुणधर्म है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कणों के बीच में जो ये आकर्षण बल है ये भी ठोस में सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस के जो कण होते हैं आपस में उनकी दूरी बहुत कम होती है, आकर्षण बल की वजह से पास पास होते हैं। और मध्यम द्रवों में होता है, इसका भी वही मतलब है कि ठोस के मुकाबले आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन गैस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें वही है कि गैसों में सबसे कम होता है आकर्षण बल। गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, लेकिन जो गैसों की ऊपर अभी हमने पढ़ा था जो कण होते हैं वो उनकी गति सबसे अधिक होती है। तो ये थोड़ा सा अंतर अंतर कभी लिखने को आए ठोस, द्रव, गैस में, तो ये सब पॉइंट बना के लिखे जा सकते हैं। अब अगला गुणधर्म है, पदार्थ के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो पदार्थ में कण हैं ये सारे ऐसा नहीं है कि ये हमने अभी एक बिंदी रखी, इससे भी छोटे होते, दिखाई नहीं देते हैं आसानी से। तो इसका एक क्रियाकलाप एनसीईआरटी में दिया गया है, ये हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट, केमिकल है, केमिकल का नाम है जो बैंगनी कलर का होता है। तो इसके 2 या 3 क्रिस्टल का मतलब है कि बहुत कम मात्रा हमने इसको ली है और इसको 100 ml पानी में घोल लें। सबसे पहले तो ये करना है। अब ये जो घोल लिया है तो ये पूरा बैंगनी कलर का हो जाएगा। अब इस घोल में से जो घोला है 100 ml, उसमें से 10 ml का घोल निकाल लें और 90 ml पानी मिला दें। मतलब अब 10 ml जो निकाला है उसमें 90 ml पानी मिलाना है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाएगा उसमें।
और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा है ये कम रह जाएगी। ऐसा इसको कह रहे हैं, ऐसा इस उपरोक्त घोल में 10 ml फिर से निकालना है, फिर उसमें 90 ml पानी मिला देना है। इस प्रकार हमें ये 5 से 8 बार प्रक्रिया करनी है, जब तक कि मतलब, और तनुकृत करना है, मतलब कि पतला करना है, पानी मिला मिला के उसको पतला करना है। तो अब देखिए यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाला, ये गुलाबी दिखाया है, गुलाबी बैंगनी कलर का ही होता है वो। और इसमें जब हमने 10 ml निकाल लिया, अब इसमें पानी डाल दिया तो थोड़ा सा हल्का कलर हो गया। फिर से 10 ml इसका निकाल लिया, अब फिर से पानी डाल दिया, थोड़ा सा हल्का कलर फिर हो गया। फिर इसका निकाल लिया 10 ml, फिर से पानी डाल लिया, फिर हो गया। लेकिन इन सब में आप नोटिस करना कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से कलर खत्म हो गया हो, जबकि इतना सारा हम पानी डाल रहे हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो यह प्रयोग हमें क्या दर्शाता है? यह प्रयोग हमें दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में भी कई सूक्ष्म कण हों, क्योंकि हमने ऊपर कितने घोले थे? 2-3 क्रिस्टल घोले थे। और जबकि 2-3 क्रिस्टल अगर सिर्फ उतना ही होता, अगर ये इतना ही होता 2-3 क्रिस्टल, इसके अंदर और कण नहीं होते, तो हमने इतनी बार उसको निकाल लिया है तो उसका कलर बचना ही नहीं चाहिए था, गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन बचा है। तो ये क्रियाकलाप हमें यही साबित करता है, यही निष्कर्ष निकलता है इससे कि क्रिस्टल में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये साबित हो गया। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में समझते हैं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं जो आज तक वैज्ञानिकों ने खोजी हैं। ये ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, जो क्लास 9th की एनसीईआरटी में है, बेसिकली वो एक ठोस पढ़ना है, हमें द्रव पढ़ना है और गैस पढ़ना है। इन 3 के बारे में ही हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। ये प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 नहीं है, 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। तो आइए ठोस के बारे में कुछ मेन पॉइंट जानते हैं। तो ठोस का होता है निश्चित आकार, ठोस की निश्चित विमा होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम मेज का उदाहरण ले लेते हैं, मेज जैसे चौकोर है या गोल मेज है, तो वो वैसे ही रहनी है। वो इसका ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में चौकोर हो गई, थोड़ी देर में गोल। अगर कोई एक मेज चौकोर है तो वो चौकोर ही रहेगी, और गोल है तो वो गोल ही रहेगी, उसका आकार निश्चित है। अब विमाएं, विमाएं से मतलब है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीज एक निश्चित है। अगर एक मेज जिसकी लंबाई चौड़ाई मान लो 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस हिसाब से, तो वो वैसी ही रहनी है, उसको बदलना नहीं है। ठोस की एक प्रकृति होती है, वो कठोर होता है। अभी ठोस असंपीड्य होता है। असंपीड्य को इंग्लिश में बोलते हैं अनकंप्रेसिबल, मतलब कि उससे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। जो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, उनके कण आपस में इतने ज्यादा जगह तो होती नहीं उनके आपस में कि और उन्हें दबाया जा सके। दबाया उसे जा सकता है जिसके कण थोड़ा दूर दूर हो। उनके कण आपस में, ठोस के कण आपस में इतने ज्यादा चिपके हुए हैं कि वो उसे दबाया जा नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है असंपीड्य होता है ठोस। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, जितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये निश्चित है, तो अपने आप इन्हीं से मिलके तो आयतन बनता है, तो ये भी निश्चित ही है। तो इसमें 2 उदाहरण दिए हैं, मेज, ईंट, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सामने नजर आए, फोन है, किताब है, ये सब भी ठोस में ही आते हैं। अब द्रव के बारे में जानते हैं। द्रव, हमने ये जान लिया कि द्रव में होता है अनिश्चित आकार और अनिश्चित विमाएं। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कोई फिक्स नहीं होती, और आकार भी फिक्स नहीं होता। जब जिस बर्तन में डालो, जिस भी आकार के बर्तन में डालो, द्रव उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। पानी को अगर हम कप में डालते हैं तो उसके जैसा हो जाता है, कोई अपन चौकोर थाली वाली में डालेंगे तो उसके जैसा हो जाएगा। तो उसका ना आकार निश्चित होता है और ना ही विमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ निश्चित नहीं होती। द्रव में एक अलग से आ गई है, बहाव की प्रकृति होती है। तो पानी को तो देखा ही होगा
उसकी एक बूंद भी कितनी जल्दी से बह जाती है, उसमें बहाव की प्रकृति होती है। ठोस में वहीं देखो, जहां रख दिया जो कुछ तो वहीं पे रखा रहता है। किताब जहां मेज में रखी अपने आप से तो यहाँ वहां हिलती नहीं है, तो उसमें ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं होती, लेकिन द्रव में होती है। अब ये लिखा है, ठोस में लिखा था असंपीड, इसमें लिखा कम संपीड, यानी कि इसको थोड़ा दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल है द्रव थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना दबाया जा सके। तो हमने ऊपर पढ़ा ही था कि जो द्रव के कण हैं उन मतलब उनके खाली जगह थोड़ा सा ज्यादा होती है ठोस से, वही कारण है कि थोड़ा से दबाया जा सकता है। अगर खाली जगह नहीं होती कणों के बीच में तो हम इसे नहीं दबा पाते। अब इसका ये है निश्चित आयतन। जैसे ठोस में निश्चित आयतन होता है, तो द्रव में ये है कि आयतन इसका निश्चित होता है, भले ही इसकी विमाह और आकार अनिश्चित हो जाए। अपने बर्तन में जिसमें जाता है उसके आकार में और विमाह उसकी लेकिन जिसका आयतन है, जैसे हमने 1000 ml लिया पानी, तो हम चाहे उसको 10,000 ml के बर्तन में डाल लें, चाहे 1 ही 1000 ml के बर्तन में डाले रहें, वो पानी बढ़ नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। वो बर्तन के हिसाब से हमें उसकी जो तली है वो लगने लगेगा कि हाँ अब बड़ा बर्तन लिया है तो इसमें केवल तली में भर पानी आ रहा, उसी के हिसाब को बर्तन लिया तो पूरा फुल हो जाएगा, बस ऐसा है। तो इसके उदाहरण है पानी, दूध, वही बेसिक से उदाहरण। अब आइए गैस के बारे में देखते हैं। तो गैस का अनिश्चित आकार होता है, द्रव का निश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। इसकी तो और कुछ पता नहीं है। गैस को अगर इमेजिन करना है तो उससे कर सकते हैं, जैसे आग जलती है, आग जलते तो सबने देखा होगा ना, तो धुआं निकलता है। तो धुआं धुआं को जैसा जैसे धुआं की प्रकृति होती है, समझ लीजिए सारे गैसें वैसा ही करती हैं, जितना भी आपके सिलेबस के हिसाब से बताया गया है उतना। तो उसका निश्चित आकार होता है, कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका चौकोर ही रहना, कुछ भी कहीं भी उड़ता जाता है, पूरे वातावरण में कोई आकार फिक्स नहीं है, ना ही उसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स है। तो ये अनिश्चित विमाय हो गया। बहाव की प्रकृति, जैसे द्रव में बहाव की प्रकृति होती है, गैस में बहाव की प्रकृति होती है। और गैस की बहाव की प्रकृति तो ठोस में तो बिल्कुल नहीं होती, द्रव से भी बहुत ज्यादा होती है बहाव की प्रकृति। कितनी जल्दी, 1 मिनट नहीं लगता है जमीन में होता है धुआं और आसमान में पहुंचते बहुत जल्दी, जबकि पानी अगर बह रहा है तो थोड़ा उसे टाइम लगता है। गैस ये अधिक संपीड्य है। वही कारण है कि ये जो गैस है, गैस के जो कण होते हैं उनमें आपस में काफी खाली जगह होती है, तो जितनी ज्यादा खाली जगह होगी उतना ही ज्यादा हम उसे दबा पाएंगे, तो वही है अधिक संपीड्य या फिर ज्यादा कंप्रेसिबल। अब ये है अनिश्चित आयतन, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस के केस में सब कुछ अनिश्चित है, इसका आयतन अनिश्चित है, इसकी विमा अनिश्चित है और इसके आकार अनिश्चित है। तो आयतन तो वो बर्तन के हिसाब से ही ले लेता है। अगर हमने 1000 ml बर्तन में डाली गैस तो वो उसी में पूरे में फैल जाएगी, चाहे दूर दूर चाहे जितने जितने हो जाए कणों के बीच दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन उसका जो वो गैस है वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी। फिर हमने 5000 ml का कोई बर्तन लिया उसमें डालेंगे उतनी गैस, वो पूरे में फैल जाएगी। तो आयतन वो बर्तन के हिसाब से ले लेती है पूरे में फैल के। इसके उदाहरण है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी हैं। तो गैस तो बेसिक से दो है, कोई भी लिख सकते हैं। अब जो ये अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में परिवर्तन भी होता है, हम कर सकते हैं या फिर नेचुरल तरीके से भी हो जाता है। तो इसमें ये है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो ही तरीके से किया जा सकता है, या तो हम तापमान में परिवर्तन करें या हम दाब में परिवर्तन करें। अब हम पहले तापमान में परिवर्तन करने पे क्या प्रभाव पड़ता है हम उसको देखेंगे। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई यानी कि प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे ये समझाया गया है कि जब हम एक ठोस के बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठोस में हमने तापमान बढ़ाया तो जो
ठोस के कण है, कणों में गतिज ऊर्जा तो होती है लेकिन वो बढ़ जाती है, हमने तापमान बढ़ाया तो। अब तापमान बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो उन जो कण है वो जल्दी जल्दी यहाँ वहां कंपन करने लगते हैं। और जो हमने ऊष्मा दी है, वो ऊष्मा जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, इसको पार कर लेती है, मतलब इस आकर्षण बल से भी ज्यादा ऊष्मा लगने हो जाती है, तो जिससे ये जो आकर्षण बल है इनका खत्म हो जाता है आपस का, ऊष्मा देने की वजह से। तो अब आकर्षण बल नहीं है तो एक जगह पे नहीं टिके रहेंगे, ये यहाँ भाग जाएगा, ये यहाँ भाग जाएगा, किसी भी दिशा में कहीं भी भाग सकता है। तो यहाँ वहां स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में एक ऐसी अवस्था आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब जिस तापमान पे, जिस न्यूनतम तापमान में ये जो ठोस है पिघलकर द्रव बनता है, वो एक गलनांक कहलाता है। ये गलनांक क्या होता है, ये अलग से परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे यही है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो गलनांक भी उसी हिसाब से बढ़ेगा घटेगा जिस हिसाब से जो भी, अगर ठोस है, हर प्रकार का ठोस अलग अलग है ना, उसके कणों की बीच का आकर्षण बल भी किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक दिया गया है पानी, पानी के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। तो पानी का जो गलनांक है वो 273.15 केल्विन होता है, या फिर हम डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का है, तो इसमें हम उबाल रहे हैं बर्फ, बर्फ डाल ली हमने, यहाँ पे बर्फ के टुकड़े, बर्फ ठोस है, हमने इसमें दी यहाँ से ऊष्मा, ऊष्मा दी, तो ये कैसा पॉइंट आएगा, वो पॉइंट होगा गलनांक। गलनांक कितने पे, 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो बर्फ है पूरी पिघल जाएगी और ये पानी में बन जाएगी। तो वही ये ठोस से द्रव में परिवर्तन हो गया गलनांक में। अब ये एनसीईआरटी में एक और जिक्र किया गया है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में। तो प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, प्रसुप्त ऊष्मा या इंग्लिश में से लेटेंट हीट भी बोलते हैं। तो जैसे कोई भी अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठोस से चाहे द्रव में जा रहा हो, चाहे द्रव से गैस में जा रही हो पदार्थ, तो उस दौरान हम तापमान ना भी बदलें, एक ऐसा टाइम आता है तापमान हम फिक्स किए हुए नहीं बदल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊष्मा या तो अवशोषित हो रही होती है या फिर मुक्त हो रही होती है। तो ये जो अलग से ऊष्मा है बिना तापमान के हम बढ़ाए या घटाए, इसी को हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब अगर हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में जाने तो इसमें वही है कि इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, यही इसका मेन पॉइंट है। अगर संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कह रहा है तो इसका जो तापमान है वो हम गलनांक लेंगे। तो तो एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको परिभाषा ऐसे के ऐसे याद करनी है, क्योंकि अगर एग्जाम्स में आई, स्कूल एग्जाम्स में, तो आपको लिखनी आनी चाहिए परिभाषा, इसको ऐसे ही याद करना है जैसे लिखिए। अब हम क्वथनांक के बारे में देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से लिखी हुई है यहाँ पे। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो वही है कि ऐसा तापमान जिसमें जो ठोस था वो द्रव में बदला, उसे हमने बोला गलनांक। और ऐसा तापमान जिस पर द्रव है उबलने लगता है, यानी कि वो गैस में परिवर्तन हो जाएगा उसका, उसे क्वथनांक बोलते हैं। इसमें भी वही है कि हमने इतनी ऊष्मा दी कि उससे इतनी इनके पास ऊर्जा आ गई कि वो आपस में जो कणों के बीच में आकर्षण बल लग रहा था वो टूट जाता है और स्वतंत्र हो जाते हैं। तो कण जैसे ठोस में इतनी इतनी दूरी पे थे,
तो अब हमने इतनी ऊर्जा दे दी कि स्वतंत्र हो गए, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो गैसों की भी तो यही प्रकृति होती है कि कण दूर दूर हो गए, वही तो गैस है। तो अपने आप ऐसे ही इनके बीच का आकर्षण बल टूटा, तो बस ये बदल गए। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। अब ये जो क्वथनांक है, तो जल के लिए इसका तापमान 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। जो गलनांक था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और ये क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा है, हम दे रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं यहाँ पे, ये पानी धीरे 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 गैस में बदल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का ही फ्लो चार्ट है। ठोस अवस्था से अगर हमें द्रव अवस्था में जाना है तो हमें देनी पड़ेगी ऊष्मा, फिर द्रव से हमें जाना है तो फिर हमें गर्म करना पड़ेगा, तो फिर गैसीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें वापस आना है, उल्टा चलना है, तो गैसीय अवस्था से अगर हमें द्रव अवस्था में जाना है तो हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ये फिर से ठोस। ये यहाँ पे पानी हुआ, पानी यहाँ पे आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। पानी से यहाँ पे गैस में उड़ जाता है पूरा, उबल उबल के पानी। ताप परिवर्तन के प्रभाव भी हमने ऊपर तापमान परिवर्तन के प्रभाव पढ़ लिए, तो उसमें हमने पढ़ा गलनांक और क्वथनांक के बारे में। अब हम पदार्थ पे दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, मतलब दबाएं कणों को, गैस संपीड़ित करने का मतलब दबाना, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ाने से कण नजदीक आ जाते हैं और दाब घटाने से कण दूर हो जाते हैं। तो अगर हमने दाब बढ़ाया तो कण नजदीक आए, तो कण नजदीक आने का मतलब है अगर कोई द्रव है हमने दाब बढ़ा दिया तो वो पहुंच जाएगा ठोस में, क्योंकि कण हमें नजदीक लाने हैं ना, तो कण नजदीक किस में होते हैं, ठोस में होते हैं। यानी कि दाब बढ़ाएंगे तब हम जाएंगे लिक्विड से सॉलिड में। अब दाब घटाने से कण दूर हो जाते हैं, तो द्रव में हमने घटाया दाब किया कम, तो हम पहुंच जाएंगे गैसीय अवस्था में। देखिए पिस्टन का मतलब ये होता है जैसे हम कुछ दबा रहे हैं ऊपर से, वो उसका नाम ही होता है पिस्टन। सिलेंडर ये बर्तन का नाम है, ये दबा रहे हैं। ये देखो हमने दबाई, पहले यहाँ पे है कण एक, यहाँ पे कण है, कितना दूर दूर है इसमें, इसमें देखो पास आ गया। अभी फिर से हम और दबाते जा रहे हैं और पास आ गया। ये हम इसको 3 में ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये है गैस का, ये द्रव का है, और ये ठोस का है। ऐसे समझ सकते हैं, इसमें दूर दूर है क्योंकि इसमें थोड़ा और पास, इसमें सबसे पास, सबसे अच्छे से। इसका उदाहरण है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी कि जो ठोस CO2 है, वैसे जाना चाहिए ठोस से पहले द्रव में जाए, फिर जाए गैस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठोस वाली, ये सीधे गैस में बदल जाती है, सीधे। तो इसीलिए इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आ सकता है पेपर में कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो सबको पता है, और शुष्क बर्फ से हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, बर्फ ही तो ठोस होती है, यानी कि ठोस से सीधा गैस में बदलने की वजह से ही इसे ऐसा बोला गया है। ये थोड़ा याद करने के लिए हमने बता दिया कि कैसे याद रखें, जिनको जल्दी याद ना हो तो। अब देखते हैं, ये भी फ्लो चार्ट है। ये एनसीईआरटी का ही हमने उठा के यहाँ पे डाल लिया है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं एग्जाम्स में,
तो अच्छा रहता है। जो ठोस ठोस से हमें अगर द्रव में जाना है तो हम क्या जाएंगे, संगलन की प्रक्रिया से जाएंगे। अगर हमें द्रव से ठोस में आना है जैसे जमना बोलेंगे। गैस से हमें जाना है द्रव में, संघनन। और द्रव से हमें आना है गैस में, वाष्पीकरण। वही कहानी है इसकी, ठोस से हमें जाना है गैस में, ऊर्ध्वपातन। और ठोस में आना है हमें गैस से, मतलब ठोस में आना पीछे, तो निक्षेपण। तो ये एक फ्लो चार्ट को आप याद कर लो तो आपको इतनी सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया ऊर्ध्वपातन क्या होता है, लिख दिया ऐसे सीधे कि किसी पदार्थ की उसकी ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदलने को हमें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मान लो पूछ ले वाष्पीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से उसकी गैसीय अवस्था में जाने को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऐसे ये एक फ्लो चार्ट एक दो बार अपने हाथों से लिख बनाओ, याद कर लो। बस इससे इतनी सारी परिभाषाएं, 1 2 3 4 5 छह परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। यहाँ पे अब डिटेल में यही देखो, यहाँ पे लिखा भी है वही चीज कि ऊर्ध्वपातन क्या है। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो हमने ऊपर शुष्क बर्फ वाला पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें भी ऊर्ध्वपातन हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्ट ठोस अवस्था, जो ठोस CO2 है, शुष्क बर्फ है, वो सीधे गैसीय वाली कार्बन डाइऑक्साइड में ही तो बदल रही है, तो वो ऊर्ध्वपातन है। यहाँ पे भी हम उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया, कपूर का। बर्नर है, बर्नर से जला रहे हैं और इसमें हमने कपूर, ये कपूर ऊपर पूरा जल जाएगा, वाष्प बन जाएगा सीधे, पानी नहीं बनेगा, ठोस कपूर से सीधे वाष्प बन जाएगा। अब पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ये सबसे मेन पॉइंट है, ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मान लो जैसे हम गिलास में पानी ले लें, पानी का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें उसका क्वथनांक पता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, ऊपर हमने देखा था, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें क्या लिखा है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अपने आप वो पानी जो है वो तो वाष्प में बदल ही जाएगा, भाप बन के उड़ ही जाएगा। लेकिन उससे कम में, 100 डिग्री सेल्सियस से कम वाले तापमान में अगर वाष्प में बदल रहा है तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। तो सबसे पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लगा, जिस सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है उस सतह से ज्यादा वाष्पीकरण होता है। तो हम वही है कि कभी चाय देगा, चाय हम अगर कप में डाल लें तो काफी देर में ठंडी होती है, लेकिन वही प्लेट में डाल लें तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है ना, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इसकी सतह का, ये है सतह, प्लेट की सतह है बड़ी, इसका क्षेत्रफल है ज्यादा, तो इससे ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तापमान, तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण बढ़ता है और तापमान कम करेंगे तो वाष्पीकरण घटता है। आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी। अगर हवा में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि उसमें वो जो हवा है उसमें पहले से ही जल वाष्प मौजूद है। नमी का क्या मतलब हुआ? नमी का मतलब हुआ जल की वाष्प उसमें पहले से मौजूद है। और अगर नमी कम हुई तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वायु की गति, यदि वायु की गति अधिक है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और अगर वायु की गति धीमी है तो वाष्पीकरण कम होगा। इसको तो कपड़े सुखाने वाले एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हैं आराम से, कि जब भी हवा तेज चलती है तो जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होता है तो जल्दी सूख जाते हैं। और हवा नहीं चल रही होती है, बहुत धीमी चल रही होती है, तो कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। अब ये एनसीईआरटी का दिया हुआ आखिरी टॉपिक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से शीतलता। तो इसमें क्या है ये देखते हैं।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो वातावरण से हमने ऊर्जा अवशोषित कर ली तो वातावरण से ऊर्जा की हानि हो जाएगी और वातावरण शीतल हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं सारे उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है जब एसीटोन, यानी कि जो नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है, लड़कियां तो जानती ही होंगी। तो इसमें लिखा भी है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण, एसीटोन के कण, हथेली और उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब जब आसपास से ऊष्मा चली गई तो वहां पे ऊष्मा कम हो गई तो अपने आप हथेली पर शीतलता महसूस होती है। फिर दूसरा उदाहरण, तेज गर्मी में खुले स्थान या छत में जल का छिड़काव करने से स्थान ठंडा हो जाता है। इसमें भी वाष्पीकरण का कारण है। वो जो हमने जल डाला तो अपने आसपास की भी ऊष्मा ले लेता है, वो बस वाष्पीकरण हो जाता है जिससे छत ठंडी हो जाती है। तीसरा तीसरा ये है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसका बारे में, इसका कारण भी वाष्पीकरण ही है। तो इसके डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऐसे ही प्रश्न आ सकता है पेपर में कि हमें सर्दियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कारण बताइए। तो सीधे कारण ही लिखा गया है यहाँ पे एनसीईआरटी में खुद ही। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हमारा पसीना जो है वो इसमें अच्छे से अवशोषित होकर वाष्पीकृत हो सकता है, इसलिए पहनने चाहिए। मेन पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है जैसे हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं ठंडी जमी हुई, तो अगर कुछ देर बाद उसको देखते हैं तो उसमें बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं, हमें लगने लगता पता नहीं कहाँ से आ गई, तो उसी का कारण है। तो ये बताया, जैसे इस किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में बर्तन के ऊपर नजर आती है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये कैसा लगा, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें अपनी भाषा में और चेंज भी कर सकते हैं। बाकी अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बाकी एनसीईआरटी की भी थ्योरी पढ़ेंगे उनके आने वाले वीडियोज में। तो अब आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।